नमस्कार। आइए हम अपनी जो सामाजिक विज्ञान की कड़ी लेकर चले थे उसमें मैं आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना और शैल पढ़ा चुकी हूँ। अब मैं आगे की कड़ी में आप लोगों को पढ़ाना चाहती हूँ पृथ्वी की हलचलें, अर्थ मूवमेंट। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ाएंगे? पृथ्वी की हलचलें, अर्थ मूवमेंट। तो मैं आपको आज क्या बताना चाहती हूँ उसमें, आपने कभी ये सोचा है कि जो हमारी धरातल है, हमारी पृथ्वी है, क्या ये सदैव से जैसी हमें आज दिख रही है वर्तमान स्वरूप में, ये ऐसी ही थी या इसका कोई और रूप था? कभी इन चीज़ों पर हमने गहराई से सोचा? नहीं सोचा। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पृथ्वी की हलचलें। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है इसमें दो प्रकार की हलचलें होती हैं। कितने प्रकार की हलचलें होती हैं? दो प्रकार की हलचलें होती हैं। कौन कौन सी हलचलें होती हैं? एक होती है आंतरिक हलचलें और एक होती है बाह्य हलचलें। यहाँ मैंने बाह्य हलचलों का चार्ट नहीं बनाया है क्योंकि मैं उसको आपको आगे बताऊंगी। इसमें हम लोग सिर्फ आंतरिक बल या आंतरिक हलचलों के बारे में पढ़ेंगे। तो आंतरिक हलचल या आंतरिक बल, इसको हम लोगों ने को पढ़ना है। इसे हमने दो भागों में बांटा है। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आंतरिक बल, ठीक, आंतरिक अर्थ यानी कि क्या है? इंडोजेनेटिक फोर्स, यानी कि जो बल अंदर से लगे। अंदर से कहाँ से? पृथ्वी के अंदर से। जो बल पृथ्वी के अंदर से लगे उसे कहेंगे आंतरिक बल। ठीक है, समझ में आ गई होगी इतनी बात। तो इसके आगे हमको पढ़ना है कि आंतरिक बल को हमने दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से? एक दीर्घकालिक बल या लॉन्ग लास्टिंग फोर्स, आकस्मिक बल या तुम्हारा सडन फोर्स। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? दीर्घकालिक बल को लॉन्ग लास्टिंग फोर्स और आकस्मिक बल को कहते हैं सडन फोर्स। आंतरिक बल को हमने दो भागों में बांटा, दीर्घकालिक बल और आकस्मिक बल। अब हम समझेंगे कि दीर्घकालिक बल और आकस्मिक बल क्या होता है और ये मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ। मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ ये कि आगे जो चैप्टर आपको आएंगे उनको आपको समझने में बहुत आसानी होगी। आप कैसे आराम से उन चैप्टर्स को समझ सकते हैं जब मैं इन शब्दावलियों का प्रयोग करूंगी। तो मैं आज आप लोगों को इसके बारे में बताती हूँ। देखिए, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घकालिक बल या लॉन्ग लास्टिंग फोर्स। तो दीर्घकालिक बल का आप नाम से पहले समझने की कोशिश कीजिए। दीर्घकालिक बल, दीर्घ मतलब बहुत लंबा, कालिक का मतलब समय और बल का मतलब तो आपको पता ही है, बल। तो दीर्घकालिक बल यानी वो बल जो बहुत लंबे समय तक कार्य करे। ठीक है, वो बल क्या कहलाता है? आपका दीर्घकालिक बल। पृथ्वी के अंदर से जो बल बहुत लंबे समय तक कार्य करता है और बहुत धीमे धीमे कार्य करता है, जिसका अनुभव आपको नहीं होता। हमारी पृथ्वी के अंदर लगातार परिवर्तन हो रहे हैं पर आपको उसका अनुभव नहीं हो रहा है। जब वो बहुत सालों में, कई हजार सालों में उनके परिणाम आपके सामने आते, तब आपको समझ में आता है। तब पता नहीं हम होते भी हैं या नहीं होते, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी या जो भी जैसा भी उस समय का निर्धारण होता है, तब ये समझ में आता है कि ये परिवर्तन धीरे धीरे हो गए होंगे। अब आप इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि हमारे पर्वतों का निर्माण हुआ, ठीक है, हमारे धरातल पर जो हमारे महाद्वीप, महासागर बने, ये क्या एक दिन में बन गए होंगे? आप खुद ही सोचिए, इतना विशाल महासागर है, महाद्वीप है, ये एक दिन में तो नहीं बन गए होंगे। तो इनको बनने में बहुत समय लगा होगा, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ होगा। और ये परिवर्तन क्या आपको महसूस हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। अगर हमारी पृथ्वी कहीं बहुत धीरे धीरे नीचे जा रही तो क्या आपको महसूस होगी? नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत धीरे हो रहा है, उसको आपको नहीं समझ में आएगा। तो ऐसा बल क्या कहलाता है? दीर्घकालिक बल। और दीर्घकालिक बल जो होता है उसे आपने दो भागों में बांटा है, बलन और भ्रंशन। ठीक है, बलन और भ्रंशन। बलन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? फोल्डिंग, और भ्रंशन को फॉल्टिंग। ठीक, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? बलन और भ्रंशन। अच्छा, दीर्घकालिक जो बल है इसको मैं आपको एक तरीके से और समझा सकती हूँ। आपने एक भूगोल वेत्ता है वैगनर, उनका नाम सुना होगा। उन्होंने बताया था कि जैसी पृथ्वी अब हमारी आज हमें दिख रही है, जिसमें कि हम 7 महाद्वीप और 4 महासागर, आप सब ये जानते होंगे कि इस पूरी पृथ्वी को 7 महाद्वीप और 4 महासागर के धरातल के रूप में बांटा गया है। तो ये धरातल पहले ही ऐसा नहीं था। बहुत प्राचीन समय में जो हमारे वैगनर थे उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं था। उन्होंने पूरी पृथ्वी, जितने भी ये महाद्वीप, महासागर, सब आपस में इस तरह से ये यूं 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 ऐसे करके ये जुड़े हुए थे। देखो, आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है? ये जुड़े हुए थे। तो इस महाद्वीप को उन्होंने क्या कहा? पेंजिया महाद्वीप। क्या कहा? पेंजिया महाद्वीप। इस पेंजिया महाद्वीप के चारों ओर
इन्होंने एक महासागर बताया कि ये जो पेंजिया महाद्वीप था, ये चारों ओर से एक महासागर से घिरा हुआ था। इस महासागर का क्या नाम था? इसका नाम था पैंथालसा। शुरुआत में हमारा ये पृथ्वी, जैसे आप ये देश में बटा हुआ ना, कहीं अमेरिका बटा हुआ है, कहीं पाकिस्तान बटा है, कहीं भारत है, ये ऐसे नहीं थे ना। ये जैसे एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, ये इस तरीके से नहीं बटे हुए थे, सब एक ही था, जिसे टोटल आपने कहा पेंजिया महाद्वीप। ठीक है, तो ये जो पेंजिया महाद्वीप था, जब इसमें धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, कौन सा परिवर्तन, कौन सा बल लगा? दीर्घकालिक बल। पृथ्वी के नीचे से दीर्घकालिक धीरे धीरे परिवर्तन बल लगता गया, तब ये महाद्वीप जो था दो भागों में विभाजित हो गया, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। इतना आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको समझने के लिए सिर्फ बता रही हूँ कि आप समझ जाएं। ठीक है, तो एक बन गया अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड, और बीच में एक सागर बना जिसे टेथिस सागर कहा, और ये टेथिस सागर ही धीरे धीरे परिणाम स्वरूप परिवर्तन होता गया और ये हिमालय के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये सारे परिवर्तन, देखिए ये मैं आपको दूसरे चैप्टर में पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये चैप्टर ही दूसरा है, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको दीर्घकालिक बल और उसके परिणाम मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो ये जो है आपका दीर्घकालिक बल आप समझ गए होंगे। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के नीचे कौन सा सागर आया? टेथिस सागर, और टेथिस सागर से आपका हिमालय धीरे धीरे परिवर्तित हुआ, हिमालय बना। पर ये परिवर्तन क्या आपको समझ में आए? आप जान पाए कि परिवर्तन हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, क्योंकि भाई उस समय के व्यक्ति को ही नहीं समझ में आया होगा, हम लोग तो पता नहीं थे भी कि नहीं थे। लेकिन जो भी है, मैं सिर्फ कहने का अर्थ ये है कि दीर्घकालिक बल बहुत धीरे धीरे चलते हैं, जिन्हें आप नहीं समझ सकते, जिन्हें आप महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनका परिणाम क्या होता है आपका, कि उनके परिणाम स्वरूप आपके महाद्वीप, महासागर, ये सब बनते हैं। ठीक, पहाड़ बनेंगे, पर्वत बनेंगे, ये सब जो किससे बनेंगे? आपके दीर्घ पृथ्वी का जो आंतरिक बल है उससे बनेंगे। और बलन और भ्रंशन, फोल्डिंग और फॉल्टिंग, इसका मतलब भी आप समझ रहे होंगे। बलन और भ्रंशन, बलन का मतलब क्या है? जब किसी चीज के बीच में कोई मोड़ पड़ जाए, ठीक है, मोड़ पड़ता है तो उसके कहते हैं हम बलन। आपने मोड़दार पर्वत सुने होंगे, जैसे हमारा हिमालय है सबसे नवीन पर्वत। ठीक है, ये एक मोड़दारी पर्वत तो है जिसमें मोड़ दिए हो। मान लीजिए आप एक कागज ले लीजिए, और कागज को जब आप बीच से ऐसे मोड़ देते हैं, ठीक है, मोड़ के जब उसका बीच का जो हिस्सा ऊपर उठता है उसको आप क्या कहते हैं? मोड़ जो पड़ा उसे क्या कहेंगे? उस मोड़ को हम कहेंगे बलन। ठीक, और भ्रंशन किसे कहेंगे? भ्रंश मतलब जब कोई दरार पड़ती है, जब दो चीजें हैं ऐसे दूर दूर हटी तो उसके बीच में दरार पड़ी तो उसको क्या कहेंगे? भ्रंशन। समझ में आया आपके बात? बलन और भ्रंशन किसको कहते? देखिए ये सब मैं आपको अलग चैप्टर में भी पढ़ाऊंगी, और अभी आप थोड़े थोड़े में सिर्फ इतना पढ़ लीजिए, क्योंकि आगे के चैप्टर में मुझे आपको ज्वालामुखी, भूकंप, महाद्वीप, महासागर पढ़ाने हैं, तब आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो अभी आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो बलन आपको समझ गया होगा। मोड़, बलन का मतलब मोड़, फोल्ड का मतलब कोई चीज फोल्ड करना, तो उसमें जो मोड़ पड़ा उसे हमने कहा बलन। ठीक है, और भ्रंशन किसे कहा? जब किसी चीज में दरार पड़ गई, ठीक है, कोई चीज दूर दूर हटी, उसके बीच में अगर दरार पड़ गई तो उसे हमने भ्रंशन कहा। ये तो है दीर्घकालिक बल का परिणाम, जब पृथ्वी के अंदर से दीर्घकालिक बल लगा तो उसका परिणाम ये है। अब हम किसको पढ़ेंगे? आकस्मिक बल। ठीक, आकस्मिक बल कैसा बल होगा? इसको जो आपका सडन फोर्स है, आकस्मिक बल है। आकस्मिक का मतलब अचानक, जो बल अचानक से उत्पन्न हो जाए और अचानक से लग जाए, जिसके परिणाम आपको दिखाई दे, आप महसूस कर सको, वो बल क्या होगा? आकस्मिक बल, अचानक से उत्पन्न हुआ बल। इस बल के परिणाम क्या होते हैं? ज्वालामुखी और भूकंप। ठीक है, ज्वालामुखी और भूकंप, ये इसके परिणाम है। तो अब आपको समझने के लिए कैसे? भाई किसी जगह पे मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, अचानक से पृथ्वी के अंदर से बल लगा, पृथ्वी हिली, भूकंप आने लगा। जब भूकंप आता है, भूकंप के झटके जब तेज से जाते हैं तो आपको सबको महसूस होते हैं कि हाँ भाई भूकंप आ रहा, सब अपने अपने घर से निकल के बाहर भाग जाते हैं डर के मारे। तो उस क्रिया को क्या कहते हैं आप? भूकंप। ठीक, तो वो आपको महसूस हुई, आपको समझ में आई, समझ में आ गया ना सब चीज, तो उसको क्या कहेंगे? आकस्मिक बल। वो अचानक हुआ, ऐसा तो नहीं वो धीरे धीरे होता रहा फिर एकदम से, भाई क्या कहते, धीरे धीरे तो नहीं हुआ, वो एकदम से हुआ, एकदम से आ गया। आप तो कभी कहीं ऐसा होता सो रहे हैं या कहीं पे गए हुए और भूकंप के झटके महसूस हो गए तो आप समझ गए। और भूकंप के आने की वजह से कहीं कहीं बहुत नुकसान होता है, कहीं कहीं की जमीन ही फट जाती है। ठीक है, तो वो आपको दिखाई देता है, आप महसूस कर सकते हो। तो वो बल कौन सा है? आकस्मिक बल। जहाँ ज्वालामुखी फटते हैं, कभी कभी ऐसा होता है वहाँ एक नई झील का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ऐसा होता है ना, ज्वालामुखी के जब मुंह बंद हो जाता है उसके ऊपर झील का भी निर्माण हो जाता है।
तो वो ऐसे बल ज्वालामुखी और भूकंप जिन बल के कारण आते हैं उस बल को क्या कहते हैं, आकस्मिक बल। और इसको हम महसूस कर सकते हैं, भाई ज्वालामुखी कहीं फटेगा तो ऐसा तो नहीं बाहर रहने वाले लोगों को पता ही नहीं चलेगा, उन्हें पता चलेगा क्योंकि उसका विस्फोट ही भयंकर होता है। ठीक है, ऐसी भूकंप जहाँ आएगा वहाँ विनाश होगा, किसी को दिखाई देगा, महसूस होगा। तो आप समझ रहे हैं, तो ज्वालामुखी और भूकंप किन क्रियाओं के कारण होते हैं, आकस्मिक क्रियाओं के कारण, आकस्मिक बल के कारण जो हमारे पृथ्वी के अंदर से लगते हैं। ठीक, तो आज मैंने आपको इतना पढ़ाया कि पृथ्वी की हलचल कितने प्रकार की बताई, 2 प्रकार की, आंतरिक और बाह्य। तो आंतरिक बल के बारे में मैंने आपको बताया कि 2 भागों में विभाजित किया गया और उनके क्या क्या परिणाम होते हैं, कैसे हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी का धरातल परिवर्तित होता है। हमारा धरातल जैसा हमें आज दिख रहा है ऐसा हमेशा से नहीं था, जो परिवर्तन हमें आज दिख रहे हैं वो आगे रहेंगे कि नहीं रहेंगे हम ये कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि ये परिवर्तन धीरे धीरे हो रहे हैं, उनको दीर्घकालिक बल कहेंगे। ठीक, अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आगे आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको जब ये पढ़ाऊंगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि ये जो है क्रिया किस बल के कारण उत्पन्न हुई है। अगर मैंने आपको भूकंप पढ़ाया तो आपने आप समझ जाएंगे कि ये आकस्मिक बल के कारण उत्पन्न हुई क्रिया है। ठीक है, अगर मैं आपको महाद्वीप महासागर बताऊंगी तो आप जान जाएंगे कि दीर्घकालिक बल की बात हो रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात पूरी तरह से समझ में आई होगी, और यदि नहीं कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। नमस्कार।